एपिसोड 21। मानसी की नई चाल। अब है आयशा। राठौड़ महल। इस वक्त हॉल में घर के सभी लोग मौजूद थे। अब है अनिरुद्ध, अभिमन्यु, दीपिका, अर्नव और बाकी पूरा खानदान, सिर्फ आयशा को छोड़कर। मुझे कुछ नहीं पता। मैं इतना चाहती हूँ आप मेरे पोते का केस लड़े और जीते भी। कुछ भी करो, बस उस चूहिया को केस हराओ। जानकी देवी अपने फैमिली वकील केशव वर्मा से बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अर्नव को ये केस जितवाऊंगा भी और उस चूहिया से माफ़ी भी मंगवाऊंगा आपके पूरे खानदान से। केशव ने भी जानकी देवी को अपनी जुबान दे दी। वहीं कहीं खड़ी दीपिका इरिटेट होकर बोली, ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करिए वकील साहब। आपकी काबिलियत का पता तो हम कोर्ट के फैसले के बाद ही मानेंगे। मिसेस राठौड़, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? लगता है कि आप मेरे पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। आप शायद ये नहीं जानती हैं मेरे बारे में कि केस जीतने के लिए मैं किस हद तक चला जाता हूँ। केशव दीपिका को अपनी काबिलियत के बारे में बता रहा था, लेकिन वो उसकी बात सुनने में ज़रा सी भी दिलचस्प नहीं थी। वहीं खड़ी मानसी ने अपना तेज दिमाग दौड़ाया और अनिरुद्ध को साइड में ले गई। क्या है? अनिरुद्ध ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए उससे कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक ज़रूरी बात बताने लाई हूँ, जिससे हम उस आयशा को ये केस जीतने से रोक सकते हैं। मानसी ने धीमी आवाज़ में उससे कहा। वो कैसे? अनिरुद्ध ने उसके इरादों पर शक करते हुए उससे पूछा। वो ऐसे कि तुम सबके सामने ये बात कहोगे कि तुम अवंतिका को कुछ दिनों के लिए घर ले जाना चाहते हो, फिर सब लोग आसानी से राज़ी हो जाएंगे। बस इतना ही काम है तुम्हारा। उसके बाद का सब कुछ मैं और अवंतिका मिलकर संभाल लेंगे। मानसी ने अनिरुद्ध को अपने प्लान के बारे में बताया, लेकिन उसे मानसी के इरादों पर शक हो रहा था। तुम और अवंतिका मिलकर करना क्या चाह रहे हो, ये बताओ पहले मुझे, तभी मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। अनिरुद्ध मानसी को फोर्स करने लगा, उसे उसका पूरा प्लान बताने के लिए। हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इस केस के साथ साथ आयशा और अभय का रिश्ता ख़त्म करेंगे। उस आयशा को मैं और अवंतिका मिलकर इतना परेशान करेंगे कि वो इस केस की ABCD ही भूल जाएगी। उसकी हालत मैं ऐसी कर दूंगी कि ना वो घर की रहेगी और ना बाहर की। टॉर्चर करके रख दूंगी मैं उसे। मानसी ने फाइनली अनिरुद्ध को अपना पूरा प्लान बता दिया। उसका प्लान सुनते ही अनिरुद्ध उसे हैरानी से देखने लगा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मानसी आयशा के पीछे कुछ इस कदर पड़ जाएगी। मानसी, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? ये मत भूलो तुम कि भाई के दिल में उसके लिए कभी भी प्यार जग सकता है वापस। उसके बाद वो सबसे पहले तुम्हें ही लात मार कर निकालेगी इस घर से भी और भाई की ज़िंदगी से भी। इसलिए जो तुम्हारा अपना प्लान है वो ड्रॉप कर दो। अनिरुद्ध मानसी को समझाने लगा, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वालों में से थी। उल्टा मानसी ने तो अनिरुद्ध को ही आंखें दिखाई और बोली, जितना बोल रही हूँ उतना ही करो, समझे? उसके बाद वो वापस हॉल में चली गई और अनिरुद्ध भी। वहीं हॉल में इस वक्त टेंशन का माहौल चल रहा था। एक दिन बाद सबको कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़नी थी और वो अभी राठौर खानदान के और वो भी राठौर खानदान के लाडले बेटे अर्नव की वजह से। मासा, ये सब कुछ आपके लाडले पोते अभय की वजह से हुआ है। पता नहीं क्यों
ये उस आफत की पुड़िया को शादी करके घर ले आया। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो आयशा मेरे बच्चे को सज़ा दिलाने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी। वो बिल्कुल अपनी माँ मंजीत की ही तरह है, गिरी हुई है। दीपिका अभय के सामने आज पहली बार इतना कुछ बोल गई जिसका उसे कोई पछतावा भी नहीं हो रहा था। अभय को लगा कि शायद उसकी दादी दीपिका को डांटेगी, लेकिन ये तो उसका बस एक भ्रम था। उल्टा जानकी देवी दीपिका की बातों में हाँ मिलाने लगी। बात तो दीपिका ने बिल्कुल सही कही है। कहीं ना कहीं वह भी गलत है। पता नहीं क्यों उस आफत की पुड़िया को ये शादी करके ले आया। जानकी अभय को घूरते हुए बोली, लेकिन ये सब बातें भूलकर उसने अपने ही पैर पर फिर से कुल्हाड़ी मार ली। अभय बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अपने भाई को जाता हुआ देख अनिरुद्ध, अभीर और अभिमन्यु भी वहां से चले गए। कुछ ही देर में जब अभय घर पहुंचा तो वो सीधा अपने कमरे में गया आयशा से मिलने, क्योंकि पिछले 2 दिन से उसकी आयशा के साथ कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन आयशा कमरे में नहीं थी। उससे उसे कमरे में मौजूद ना देख अभय को घबराहट होने लगी। वो वापस नीचे हॉल में गया और अपनी सर्वेंट धानी से आयशा के बारे में पूछा। तुम्हारी मैडम कहाँ है? अभय ने धानी से पूछा। सर, मैडम तो बाहर गई हैं, धानी ने जवाब दिया। बाहर गई है, लेकिन कब कब गई और किसके साथ गई? अभय अपना गुस्सा काबू में रखते हुए धानी से सवाल किया। जी सर, वो दरअसल मैडम के पाँव में सूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए यहाँ उनके दोस्त आए थे जो उन्हें हॉस्पिटल ले गए इमरजेंसी में। तानी ने अभय को जब ये बात बताई कि आयशा को उसका दोस्त लेने आया था, तो उसका सीधा शक वेद पर गया। इस वेद की तो मेरे हाथ से मरने की इच्छा है। ये बोलते हुए वो घर से बाहर चला गया। कुछ ही देर के बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि आयशा डॉक्टर के केबिन में थी और वेद केबिन के बाहर बैठा हुआ था। वेद को अकेला देखते ही अभय ने उसकी तरफ लंबे लंबे कदम रखे और उसका कॉलर पकड़ते हुए उससे कहा, तुझे शर्म नहीं आती है ना बिल्कुल भी? लेकिन मैंने करा क्या है सर? वेद को वेद अपना कॉलर छुड़वाने की कोशिश करने लगा। इतने में केबिन से बाहर आयशा और उसकी बहन सायशा भी आ गए। अभय को अचानक से वहां मौजूद देख और वेद का कॉलर पकड़े हुए देख वो दोनों बहनें चौंक गईं। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसका कॉलर! आयशा अभय पर चिल्लाने लगी। वहीं वहां मौजूद और लोग भी अभय और वेद को ही घूरे जा रहे थे। आयशा की आवाज़ सुनते ही अभय ने वेद का कॉलर छोड़ दिया और उसकी तरफ मुड़ा। आयशा के साथ सायशा को मौजूद देख उसका गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो गया। तुम तुम कब आई कोको? अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए सायशा से पूछा। इतनी देर में वहां अनिरुद्ध और उसके साथ उसके छोटे भाई भी पहुंच गए।
साइशा को देखकर अनिरुद्ध का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके लिए तो ये सब एक अलग ही एहसास था जो उसे आज से पहले किसी भी लड़की के लिए महसूस नहीं हुआ था। आज ही आई हूँ, साइशा ने थोड़ा सा रूड होकर जवाब दिया। आयशा को अभय की हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर अभी वो हॉस्पिटल में किसी भी तरह का कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप रही और अभय को घर चलने के लिए कहा। जाने से पहले आयशा ने वेद की तरफ देखा और इशारों में उसे सॉरी कहा, लेकिन वेद ने बस उसे मुस्कान दी। नीचे पार्किंग में पहुंचते ही सायशा आयशा के गले लगी और बोली, अपना ध्यान रखना और अगर तुझे कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? अभय ने सायशा से पूछा। घर जा रही हूँ मैं अपने, सायशा ने नॉर्मल सा जवाब दिया। तो अभय ने उसे उसके साथ घर चलने के लिए फोर्स किया। चलो, तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर चलो, तुम आयशा के साथ रहोगी तो ये जल्दी ठीक होगी, अभय ने सायशा से कहा। उसकी बात सुनकर आयशा भी खुश हो गई कि काफ़ी दिनों के बाद उसे अपनी बहन के साथ रहने का मौका मिल रहा है और वो इस मौके को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी सायशा से जिद करने लगी। फाइनली सायशा उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और अनिरुद्ध के होठों पर भी स्माइल आ गई। कुछ देर में वो सब घर पहुंचे, जहां पहले से ही दो तूफान उनका इंतजार कर रहे थे। घर में दाखिल होते ही अभय और बाकी सबकी नज़र मानसी और अवंतिका पर पड़ी। वहीं उन दोनों की नज़र भी सायशा पर पड़ी। भाई, अवंतिका भागकर अभय के पास गई उसके गले लगने के लिए, लेकिन वो लग नहीं पाई क्योंकि उसकी गोद में आयशा थी। अभय हॉल में चलकर आया, आयशा को गोद में लिए और उसे सोफे पर लिटा दिया। बैठो, अभय ने सायशा से कहा, तो वो वहीं आयशा के पैरों के पास बैठ गई। इतने में घर की सर्वेंट धानी उन सभी के लिए पानी ले आई। अभय ने अवंतिका को अपने गले लगाया और फिर अनिरुद्ध, अभी और अभिमन्यु ने भी। तो कब आई? अनिरुद्ध ने मानसी को घूरते हुए अवंतिका से पूछा। क्यों, क्या मैं कुछ दिन अपने भाइयों के पास आकर नहीं रह सकती? अवंतिका अनिरुद्ध को घूरते हुए बोली। तो वो हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तेरा जब मन करे तो तब आ सकती है। तो ये बात सुनकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वहीं वहाँ बैठी आयशा और सायशा भाई बहन के मेरी मेलो ड्रामा को देखकर काफ़ी बोर हो रही थी। तभी अभय की नज़र सायशा और आयशा पर पड़ गई जो उन्हीं को घूरे जा रही थी। साली साहिबा, आप काफ़ी थक गई होंगी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, कहकर उसने धानी को आवाज़ लगाई और उसे गेस्ट रूम को साफ करने के लिए कहा। चल कोको, तब तू और मैं
अभय के कमरे में तब तक तू और मैं अभय के कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ हॉल में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। आयशा अपनी बहन सायशा से बोली और हॉल में मौजूद लोगों को ताना मारते हुए। उसके बाद आयशा ने अपने पैर सोफे से नीचे रखे और चलने के लिए खड़ी हुई, मगर नहीं हो पाई क्योंकि डॉक्टर ने उसे उसके सूजने वाले पैर पर जोर डालने के लिए मना किया था। सायशा अभय की तरफ मुड़ी और उसे हल्की मुस्कान देते हुए उससे बोली, जीजू प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी बहन की। आखिर अभय अपनी साली की बात को कैसे अनसुना कर सकता था। वो आयशा की मदद के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, अवंतिका ने उसे रोक लिया। भाई, जब तक कोई सामने से मदद ना मांगे तब तक मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आप ही ने सिखाई है ना ये बात हमें, और आज आप ही अपनी बदतमीज़ और घमंडी बीवी की मदद करने जा रहे हो। अवंतिका आयशा को नफरत भरी नज़रों से घूरे जा रही थी। अब वह सायशा के सामने ये साबित नहीं करना चाहता था कि उसके भाई बहन आयशा के साथ में ऐसा बिहेव करते हैं, इसलिए उसने अवंतिका को सबके सामने डांट दिया। तुम्हारी भाभी है ये, इसके साथ तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। अब वह उस पर चिल्लाया और अनिरुद्ध को आंखों से इशारा किया अवंतिका को उसके कमरे में ले जाने का। अभय भी आयशा को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने कमरे में ले गया और सायशा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कमरे में पहुंचते ही अभय ने आयशा को बेड पर लेटा दिया और तब तक वहां पर सायशा भी पहुंच गई। काफ़ी देर हो गई है ना कोको, मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ रही है। मैं तो थोड़ी देर सो रही हूँ, तू भी थक गई होगी। एक काम कर, तू आज इसी रूम में सो जा मेरे साथ, आयशा ने सायशा से कहा। वहीं वो बेचारी तो अभय को देख रही थी। सायशा को ये बात तो पहले से ही पता थी कि अभय और आयशा के बीच झगड़ा हुआ है, मगर उनके बीच का ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये बात किसी ने भी नहीं सोची थी। नीनी, तू रेस्ट कर ले, मैं गेस्ट रूम में जाकर ही रेस्ट करूँगी। ये बात कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। सायशा के वहाँ से जाते ही अभय आयशा के करीब गया और उसके कान में बोला, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, है ना? मैंने क्या किया? आयशा एकदम से अनजान बन गई। खुद से खुद से सुधर जाओ, वरना अगर मैं तुम्हें सुधारने पे आया ना तो तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। अभय उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, नानी की याद मुझे क्यों आएगी? आज सुबह ही तो मेरी बात हुई वीडियो कॉल पर नानी और नानू से। आयशा अभय की बोली हुई बात का मजाक बनाने लगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। आयशा को यूं इस तरह अभय की बोली हुई बात का मजाक बनाता हुआ देख उसने ज़ोर से साइड टेबल पर मुक्का मारा, लेकिन फिर चोट भी उसे ही लग गई। अभय के हाथ पर टेबल के कोने से चोट लग गई थी, उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन आयशा को उसके दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो उसकी तरफ पीठ कर सो गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैप्टर पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
थैंक यू।